हाँ, तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स सदिश एवं अदिश के एपिसोड नंबर 2 में क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसमें हम लोग देखेंगे सदिशों का त्रिभुज योग नियम, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का त्रिभुज योग नियम, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको हम लोग कहते हैं सदिशों का त्रिभुज योग नियम। त्रिभुज योग नियम, ठीक है। अब त्रिभुज योग नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सदिशों को जोड़ेंगे और उनका एक रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये तीन मिलकर के एक त्रिभुज, तीन भुजाएं मिलकर के, तीन रेखाएं मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगी। अब इसका नियम क्या है, बस ये समझ लेना है। आप इस सबका नोट्स बनाते जा सकते हैं। एक एक एपिसोड का आपको 100% कंप्लीट थ्योरी मिलेगा। तो ये वेक्टर ए, वेक्टर को तीर के निशान से दर्शाते हैं, अभी इसके पहले एपिसोड में हम लोग सीखे। और ये वेक्टर बी है। हम लोगों को दिया गया है कि इस वेक्टर ए में आप जोड़ दीजिए किसको? वेक्टर बी को। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए पहले वेक्टर के हेड पर, ये जो पहला वेक्टर है उसको उसी जो है उसी रेंज में रखते हैं, उसी लेंथ में, जिस लेंथ का ये है उसी लेंथ का ये रहेगा। और पहले वेक्टर के इसके हेड पर क्या करते हैं? दूसरे वेक्टर का टेल रख देते हैं, ठीक है। और वो भी उसी लेंथ में, ताकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो। लंबाई चेंज हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड, परिमाण चेंज हो जाएगा, और उसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वो सेम होना चाहिए। तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का क्या करते हैं? टेल रखते हैं। तो पहले वेक्टर के हेड पर ये दूसरे वेक्टर का टेल रख दिए। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को जो स्ट्रेट लाइन मिलाएगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए प्लस बी, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि अगर दिया हुआ है वेक्टर पी और उसमें जोड़ना क्या है? अब उसमें जोड़ना क्या है? मान लो ऐसे क्यू, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले वेक्टर के हेड पर, ठीक है, और दूसरे वेक्टर का क्या कर देंगे? टेल रख देंगे। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी R इक्वल टू P प्लस Q को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हुआ। इसमें किसी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखने पर और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने पर क्या मिलता है? रिजल्टेंट मिलता है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सदिशों का बहुभुज योग नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का बहुभुज योग नियम। तो इसमें बहुत सारा सदिश आपको मिल सकता है जोड़ने के लिए। जैसे आपसे कहेगा कि देखो इस वेक्टर P में इस वेक्टर Q को जोड़ो, इसमें वेक्टर R को जोड़ो, और फिर इसमें वेक्टर S को जोड़ो। तो आप कैसे जोड़ोगे? तो बस वही सिंपल सा रूल है। पहले वेक्टर के हेड पर
पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर का टेल, और तीसरे वेक्टर के हेड पर क्या करेंगे, चौथे का टेल। एस कैसे था, तो ऐसे था, तो चौथे का टेल। तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर तो ऑलरेडी है, तो इसको आर डैश मान सकते हैं। तो आर डैश इक्वल टू वेक्टर पी प्लस क्यू प्लस वेक्टर आर प्लस वेक्टर एस। तो ऐसे जोड़ते हैं। अब अगर बात करें इस स्थिति की, जैसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए ले लेंगे और पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे, दूसरे के हेड पर तीसरे का, ये वेक्टर ए है, तीसरे का टेल रख देंगे और तीसरे के हेड पर चौथे का टेल रख देंगे, चौथे के हेड पर पांचवे का टेल रख देंगे और पांचवे के हेड पर छठे का टेल रख देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा ऐसे। ये कितना बार भी क्रॉस करे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है वो क्या करेगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। यानी वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तक, ये सबका रिजल्टेंट मिला। तो ये है सदिशों का बहुभुज योग नियम। तो अब एक चीज देखेंगे कि सदिशों का अभी हम लोग देख लेते हैं सदिशों का प्रकार, उसके बाद देखेंगे उसका साहचर्य योग नियम और उसका क्रम विनिमय योग नियम। क्योंकि हम लोगों को इक्वल वेक्टर की समान सदिश की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इक्वल वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें, सदिशों के प्रकार की अगर बात करें, तो कितने प्रकार के सदिश होते हैं, तो जितनी प्रकार की सदिश राशियां होती हैं, ठीक है, उतने प्रकार के सदिश होते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोग बिना देरी किए डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के द्वारा डेफिनेशन को समझते हैं। इक्वल वेक्टर्स, तो ये समान सदिश, इक्वल का मतलब हर तरह से इक्वल, समान सदिश। तो अगर कोई दो सदिश ऐसे हैं या हजारों सदिश ऐसे हैं जिनमें सबका मैग्नीट्यूड क्या है, तो परिमाण बराबर है और दिशा भी क्या है, समान है, तो वे समान सदिश हैं। तो क्या कह सकते हैं कि दोज ऑल वेक्टर्स, वे सभी सदिश which are क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन द डायरेक्शन, सेम इन द डायरेक्शन, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, यानी इनको कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं कि वे सभी सदिश, कौन,
वे सभी सदिश जो जिनका परिमाण आपस में बराबर होते हैं या जो परिमाण में बराबर होते हैं तथा जिनकी दिशाएं समान होती हैं तथा जिनकी दिशाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो जैसे अब आप कहेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो ये अगर सबका लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो ये सभी क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये वेक्टर R। तो ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, ये वेक्टर R, इन तीनों की दिशाएं क्या है? एक ही है। और तीनों का लेंथ यानी तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों की लंबाई यानी तीनों का परिमाण समान है। तो दिशा यानी तीर का सिरा एक ही है, एक ही दिशा में है। तो दिशा समान, तीर की लंबाई समान, तो परिमाण समान, तो ये क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए। जैसे एक ही दिशा में समान परिमाण के बल लग रहे हैं 5-5 न्यूटन के, तो वे सभी क्या है? समान सदिश हैं, सभी इक्वल वेक्टर्स हैं। तो वे सभी सदिश जो परिमाण में बराबर होते हैं और जिनकी दिशाएं समान होती हैं यानी एक ही दिशा में होते हैं, वे परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा समान सदिश इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एक ही दिशा में समान वेग से गाड़ी जा रही है, पूरब की ओर एक गाड़ी ए जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और फिर पूरब की ओर एक और गाड़ी उसके पीछे या उसके बगल में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर समान सदिश के उदाहरण होंगे। या दो बल अगर पूरब दिशा में काम कर रहा है एक दूसरे के समानांतर या एक ही रेखा पर, तो एक ही दिशा में, तो वे एक दूसरे के समान बल सदिश के उदाहरण हो गए। तो अब यहाँ पर हम लोग विपरीत सदिश की बात कर सकते हैं, अपोजिट वेक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार में हम लोग देखेंगे अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। तो जैसा कि नाम से ही इसका भी स्पष्ट है, विपरीत अपोजिट, तो इसको लिख सकते हैं द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर P और एक वेक्टर ऐसे है Q, तो ये क्या है? तो ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके तीर की लंबाई समान है यानी इनका परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो इसको P, वेक्टर P को यहाँ -Q लिख सकते हैं या Q को -P लिख सकते हैं। तो वे सभी सदिश जो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, यानी परिमाण यानी लंबाई में समान हो और दिशा में विपरीत हो, तो वे सभी सदिश जो परिमाण में बराबर होते हैं या समान होते हैं, बराबर होते हैं तथा जिनकी दिशाएं, वे सभी सदिश क्या होंगे? तो वे दो सदिश होंगे। वे दो सदिश जो परिमाण में बराबर होते हैं तथा जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं यानी दिशा में विपरीत होते हैं, तथा जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं यानी एक दूसरे की उल्टी दिशा में होती हैं, विपरीत होती हैं, क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं।
विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक और वेक्टर की बात करें जिसको कहा जाता है समरैखिक सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स, यानी वे सभी सदिश जो एक दिशा के अनुदिश होते हैं। अगर कहें समरैखिक सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर्स, यानी वे सभी सदिश जो एक रेखा की दिशा में होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सदिश है, अब उसी की दिशा में एक ये सदिश है, एक ये सदिश है, एक ये सदिश है, यानी इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन उनका इक्वल ही होगा। अभी 16। तो समरैखिक सदिश वैसे सदिश जिनकी जो एक रेखा की दिशा में होते हैं, यानी वे सभी सदिश जो एक रेखा की दिशा में होते हैं क्या कहलाते हैं, तो समरैखिक सदिश कहलाते हैं, परस्पर समरैखिक सदिश कहलाते हैं। ये भी लिख सकते हैं, होते हैं परस्पर मतलब एक दूसरे की अपेक्षा, वे सभी सदिश जो एक रेखा की दिशा में होते हैं परस्पर रैखिक सदिश कहलाते हैं। तो ये सभी, जैसे कि यहाँ वेक्टर P, यहाँ वेक्टर Q, यहाँ वेक्टर R, ये सभी क्या है, समरैखिक सदिश के उदाहरण हैं। अब इसके अगले एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या, तो शायद तीसरा है या कोई भी है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग देखते हैं। अब इसी के क्रम में हम लोग आगे वेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों को देखना है यूनिट वेक्टर। क्या देखना है, यूनिट वेक्टर, उसमें आवश्यकता होगी मैग्नीट्यूड की। चलो तो आगे वाले में ही देखेंगे यूनिट वेक्टर को। अभी यहाँ देखते हैं, जैसे कि अगर मान लें हम लोग समतलीय सदिश, क्या मान लें, तो समतलीय सदिश, यानी इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी वे सभी सदिश जो एक तल में स्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। अब जैसे बात करें यहाँ पर, अगर इसको x और x डैश y डैश की, तो इसको x ले लेते हैं, इसको x डैश, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ एक्स वाई प्लेन, ये क्या हुआ x डैश y प्लेन, ये क्या हुआ x डैश y डैश प्लेन, और ये क्या हुआ, तो x y डैश प्लेन। ठीक है, तो ये 4 प्लेन हुए। अब ये प्लेन जो है, अगर इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, जैसे यह वेक्टर A, यह वेक्टर B, यह वेक्टर C, यह वेक्टर D, है ना, यह वेक्टर E, तो ये सभी क्या हैं, ये एक्स वाई तल में सभी वेक्टर हैं। ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। इसीलिए ये सभी
समतलीय सदिश के उदाहरण हैं। कौन तल में? एक्स वाई तल में। हाँ, अगर बात करें कि क्या ये कलम भी है, तो नहीं। ये कलम क्या है? तो इस तल के, एक्स वाई तल के लंबवत है, तो ये समतलीय सदिश में शामिल नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। शर्त यही है कि बस एक तल में होना चाहिए। समतलीय सदिश होने के लिए क्या शर्त है? बस एक तल, जैसे एक्स वाई तल है तो उसी तल में होना चाहिए। शर्त यही है। चाहे सदिश की दिशा कुछ भी क्यों ना हो, सदिश का परिमाण यानी उसकी लंबाई कुछ भी क्यों ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सदिशों को बस एक तल में होना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं? समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे सभी सदिश जो एक तल में स्थित होते हैं, जो एक तल में स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समतलीय सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश कहलाते हैं। दोज ऑल वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स टू ईच अदर। कितना टाइम हो गया? 21। चलो अभी है थोड़ा सा। तो समतलीय सदिश क्या हो गया? वे सभी सदिश जो एक तल में स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? समतलीय सदिश कहलाते हैं। अब जो है इसका हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं वेक्टर्स के प्रकार का। जैसे कि अगर हम लोग बात करें को इनिशियल वेक्टर्स की, को इनिशियल वेक्टर्स, तो इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं आप। सहसंगामी सदिश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहसंगामी सदिश, मतलब वे सभी सदिश जो एक बिंदु से शुरू होते हैं। Those all vectors which starts from a common point, यानी इसे कह सकते हैं क्या कि वे सभी सदिश जो एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो सबके लिए कॉमन हो, यानी वे सभी सदिश जो एक कॉमन पॉइंट से, यानी उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो परस्पर कौन सदिश? तो सह संगामी सदिश कहलाते हैं। सहसंगामी सदिश कहलाते हैं। तो इनका कंडीशन क्या है कि बस एक पॉइंट से इनको शुरू होना चाहिए। जैसे ये सभी सदिश क्या हैं? एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ये वेक्टर P, ये Q, ये R और ये S, तो एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो ये P, Q, R, S सभी क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। उसी तरह को टर्मिनस वेक्टर्स, वे सभी सदिश जो एक बिंदु पर समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये सह अंतगामी, इसको कह सकते हैं सह अंतगामी को टर्मिनस या को टर्मिनल वेक्टर्स। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं हो, तो वो हो गया टर्मिनल। उसी तरह अगर बात करें स्थिति सदिश की, पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो वो स्थिति सदिश, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करे। द वेक्टर विच क्लियरी द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वह सदिश जो क्या करता है?
तो किसी बिंदु के स्थिति को दर्शाता है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वह सदिश जो किसी बिंदु के स्थिति को दर्शाता है, तो उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट P कहाँ है, तो आपने क्या किया? आपने किया कि एक x ले लिया, एक y ले लिया, एक्सिस एक z भी ले सकते हैं, और यहाँ है क्या? ओरिजिन, ओरिजिन से इसको मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से मिला दिया। तो ये क्या हो गया? तो ये कहलाएगा वेक्टर OP इक्वल टू R मान सकते हैं। इस O से लेकर P को मिलाने वाली सीधी रेखा को आप वेक्टर R मान सकते हैं। तो यहाँ OP इक्वल टू वेक्टर R जो है वो जो है पॉइंट P का स्थिति सदिश कहलाएगा। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि OP इक्वल टू वेक्टर R क्या है? तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। तो वह सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करता है, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को।